एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क या आरएनएन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आरएनएन्स में ऐसा कौन सा इशू है या ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर ओवरकम करता है। ठीक है, तो एक तो मैंने बैक प्रोपगेशन की एक वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने वैनिशिंग ग्रेडियंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन जब हम कराते हैं, यानी कि एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम जब लास्ट लेयर से फर्स्ट लेयर पे जाने की कोशिश करते हैं, तो दो प्रॉब्लम्स हमारे को फेस होती हैं। ठीक है, एक होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक होता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है बैक प्रोपगेशन वाली, तो आप वो बैक प्रोपगेशन वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट और वैनिशिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग ग्रेडियंट के बारे में मैंने सारा बताया था उस वीडियो में। ठीक है, ये दोनों इश्यूज आते हैं आरएनएन के अंदर। तो एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट में डिफरेंस क्या है कि एक मिनट, हाँ, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब है कर्ल सी बाय कर्ल डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या है? यहाँ पर सी है एरर। ठीक है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, ये हमें फाइंड करना होता है जब भी हम बैक प्रोपगेशन करते हैं। मतलब हम लास्ट लेयर से जब फर्स्ट लेयर पे जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास लेयर्स हैं। जब लास्ट लेयर से फर्स्ट लेयर पे जा रहे हैं तो इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ठीक है, हर लेयर पे क्या होता है, डिफरेंशिएट वैल्यू फाइंड आउट होती जाती है कर्ल सी बाय कर्ल डब्ल्यू की। ठीक है, तो एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट में क्या है, ये डेल्टा सी जो मैंने लिख रखा है ना, वो यही है, कर्ल सी बाय कर्ल डब्ल्यू। ठीक है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के अंदर ये ग्राफ जो होता है वो जाता है इन्फिनिटी को। ठीक है, मतलब जो ग्रेडियंट की वैल्यू है, ग्रेडियंट कहते हैं इसको, डिफरेंशिएट वाली वैल्यू को। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी बोलते हैं। मतलब जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये है, मान लिया स्लोप। ठीक है, तो जैसे मैथ्स में भी हम स्लोप फाइंड आउट करते थे ना, dy बाय dx करके, उसी टाइप से। ठीक है, जैसे ऐसे करके ये हमारा स्लोप निकलता था dy बाय dx करके, ऐसे ही इसमें भी है, कर्ल सी बाय कर्ल डब्ल्यू करके हमारे पास ग्रेडियंट निकलता है या स्लोप निकलता है। तो होता क्या है, जितना स्टीप स्लोप होगा उतना अच्छा एक मॉडल लर्न कर सकता है। मतलब जैसे ये है स्लोप, ठीक है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, यानी स्टीप है स्लोप, तो ये मॉडल बहुत अच्छे से लर्न कर पा रहा है। ठीक है, पर अगर स्लोप जीरो होता है, ठीक है, स्लोप जीरो कैसे होगा, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ स्लोप कुछ भी नहीं है, तो स्लोप जीरो है, तो मॉडल लर्न करना छोड़ देता है। ठीक है, तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्रेडियंट है, यानी जो ये स्लोप है, वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और यही सेम चीज़ अगर हम वैनिशिंग ग्रेडियंट के केस में बनाएं, तो वैनिशिंग ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, ऐसे जाता है ग्राफ। ठीक है, पहली वैल्यू ये है, दूसरी ये, और तीसरी ये। मतलब कहने का ये है, मतलब कि जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो पे पहुंच जाता है। ठीक है, ज़ीरो पे या नेग्लिजिबल पे पहुंच जाता है, वो हो गया वैनिशिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग से नाम से पता चल रहा है कि ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है, या नेग्लिजिबल की तरफ जाता जा रहा है। और एक्सप्लोडिंग का मतलब है ग्रेडियंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि ट्रांसफॉर्मर कौन सी आरएनएन की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है।
देखो जैसे फर्स्ट तो है इसमें, जैसे मान लिया एक सेंटेंस है हमारे पास, द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है, कुछ भी ले लो मतलब सेंटेंस, बट आई फॉरगॉट टू बट आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, ठीक है, जैसे ऐसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा है। ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस अगर हमारे पास है तो होता क्या है, RNN एक एक वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले वो देखेगा द को, ठीक है, फिर देखेगा वेदर को, मतलब एक एक वर्ड बाय वर्ड देखेगा वो, ठीक है, द को देखा, फिर वेदर को देखा, फिर इज को देखा, फिर प्लेजेंट को देखा, इस तरह से देखता है। और इस तरीके से देख देख के, जैसे अगर मान लो द वेदर इज प्लेजेंट, इसके आगे हमें वर्ड प्रिडिक्ट कराना है, तो ये वाला सीक्वेंस वो याद रखेगा और इसका नेक्स्ट वर्ड ये प्रिडिक्ट कराएगा, ठीक है। यही होता है काम RNN का, कि इसकी मेमोरी में पास्ट इवेंट सेव होते हैं, उसके बेसिस पे नेक्स्ट वाला जो वर्ड होगा वो प्रिडिक्ट होता है, ठीक है। पर होता क्या है इसके अंदर, अगर मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस है हमारे पास, तो कई बार ऐसा होता है कि RNN बहुत पहले हमने जो बात उसको बोली होती है, बहुत पहले का जो इवेंट होता है वो ये भूल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमें अम्ब्रेला के बाद का नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ठीक है, ये हमें प्रिडिक्ट करवाना है, तो हो सकता है कि उसको RNN को ये भूल जाए कि द वेदर इज प्लेजेंट, ये भी मैंने पहले बताया था, ठीक है। होता एक्चुअल में इतना नहीं है, मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस अगर होगा तो, या बहुत बड़ा कोई इवेंट है तो उसमें बहुत पहले का जो इवेंट हुआ होता है वो ये भूल जाता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है पहली RNN की, जो कि ट्रांसफॉर्मर ओवरकम करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सारे वर्ड्स को इकट्ठे देख लेता है, ठीक है। तो पहली तो ये डिसएडवांटेज हो गई, ठीक है, जो कि ओवरकम करता है। ये था वर्ड बाय वर्ड देखना। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है RNN का, पैराग्राफ के केस में, ठीक है। ये तो था हमारा सिंगल सेंटेंस के केस में। अब दूसरा आता है पैराग्राफ के केस में। जैसे मान लिया बहुत बड़ा हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो होता क्या है RNN के अंदर, जैसे ये एक सेंटेंस में मैंने बताया कि एक एक वर्ड बाय वर्ड देखता है, ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर भी क्या होता है, इसमें सेंटेंस बाय सेंटेंस देखता है। मतलब जैसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखा, फिर सेकंड पे गया, सेकंड के बाद फिर थर्ड पे गया, इस तरीके से। और जो फर्स्ट वाले सेंटेंस का एनालिसिस उसने किया है, उसके एनालिसिस डिपेंड करेगा सेकंड वाले पे, ठीक है। और सेकंड वाले का एनालिसिस थर्ड वाले पे डिपेंड करेगा सेकंड वाले का एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में काम करता है ना ये। तो पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले के अंदर जाएगा इनपुट की तरह। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, हिडन स्टेट जब हमें एक की निकालनी होती है तो प्रीवियस वाले का फंक्शन लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है तो RNN प्रोसेस करता है उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस। पर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर पूरे के पूरे पैराग्राफ को इकट्ठे देख लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर पैरेललिज्म होता है, ठीक है। पैरेललिज्म मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस को इकट्ठे देख लेना, जो कि RNN में नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, क्योंकि पैरेलली हम बहुत सारे सेंटेंसेस को देख पा रहे हैं। दूसरी बात, एक्यूरेसी बढ़ गई, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई किसमें, ट्रांसफॉर्मर के केस में, ठीक है। अब तीसरा जो डिसएडवांटेज है RNN का, वो है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि अगर हर एक वर्ड का पोजीशन RNN को फाइंड करना, जैसे यही एग्जांपल लिया था हमने, द वेदर इज प्लेजेंट बट आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला, ठीक है। इसके हर एक वर्ड के पोजीशन फाइंड करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है RNN को, पर ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं है।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का पहला ही स्टेप हमारा होता है इनपुट एम्बेडिंग का या एनकोडिंग का। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पोजीशन के बेसिस पे नंबरिंग हो जाती है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता हर वर्ड के पोजीशन फाइंड करने के लिए। ठीक है। और चौथी डिसएडवांटेज है आरएनएन की, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है इसमें कई बार। ऐसा क्यों है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो 100 लाइंस हैं उसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ही, तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कर करके एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अब इसका क्या करना है, आपको समरी क्रिएट करनी है। ठीक है, इस 100 लाइंस को आपको 10 लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब आरएनएन को अगर कन्वर्ट करना है या समराइज करना है इस पूरे डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को वो मिस करा सकता है। ठीक है, जो भी वो समरी क्रिएट करेगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो सकती हैं, पर ट्रांसफॉर्मर में वो चीज़ें मिस नहीं होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है अटेंशन का। अटेंशन का मतलब यही है कि जो इम्पोर्टेंट और जो मेन पार्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी मैंने वर्किंग के ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं, उसको भी आप चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।